नमस्ते। मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। हम हाई कोर्ट की सीरीज़ में ज्योग्राफी का PYQ देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं हमें। पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। क्या है? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ। कब? 1972 में पारित हुआ। क्यों पारित किया गया था? जो हमने कल देखा था ना कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन। तो जो 1972 में ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, उसकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया, ठीक है। अब और भी एक्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट एक्ट जो पारित हुए हैं, जैसे EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका पारित हुआ 1986 में पारित हुआ, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडिया में कब पारित हुआ? 2002 में पारित हुआ है, ठीक है। इसे आप इन दो फैक्ट को याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व प्रवास को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, जो ये हिंदी में दिया था वो ऐसे दिया था, लेकिन जब आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन था कि हमको पुश फैक्टर बताना था। क्या बताना था? पुश फैक्टर बताना था, ठीक है। आप जो यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हिंदी का सिर्फ एक ट्रांसलेशन है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था उसका एग्जैक्ट वो नहीं है। तो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था वो पूछा था इंग्लिश में कि पुश फैक्टर। तो आपको ये आदत, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, चाहे आप हिंदी वाले हैं चाहे इंग्लिश वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश में कुछ और पूछे रहते हैं, हिंदी में कुछ और पूछ लेते हैं, ठीक है। और जब रिजल्ट की बारी आएगी तो वो इंग्लिश वाले ही क्वेश्चन को अथराइज्ड मानेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा था? पुश फैक्टर, ठीक है। पुश फैक्टर में आते हैं जैसे राष्ट्रीय आपदा पुश फैक्टर है, लोअर लिविंग कंडीशन ये भी पुश फैक्टर है, बेरोजगारी भी पुश फैक्टर है। लेकिन जो ये शैक्षणिक सुविधाएं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होती हैं, ये पुल फैक्टर में आती हैं। किस में आती हैं? ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये पुल फैक्टर में आता है। किस में आता है? पुल फैक्टर में आता है, माइग्रेशन के पुल फैक्टर में आता है। बाकी ये जो तीनों हैं ये माइग्रेशन के पुश फैक्टर में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। वे दो महत्वपूर्ण स्थान कौन से जो पूर्व पश्चिम गलियारे से योजित हैं यानी कि कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब पहली बात तो ये आती है कि पूर्व पश्चिम गलियारा किसको किसको जोड़ता है। जो ये पूर्व पश्चिम गलियारा है ये शुरू होता है पूर्व में असम से, ठीक है। उसके बाद ये आता है पश्चिम बंगाल में आता है, ठीक है। यह कहाँ पे आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। फिर आता है ये बिहार में आता है, फिर यूपी में, फिर ये MP, फिर ये राजस्थान होते हुए ये कहाँ तक जाता है? गुजरात तक जाता है। तो ये असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर के गुजरता है। तो ये पूरब में सबसे ज़्यादा असम में है ना, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को ये कनेक्ट करता है। तो इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। किसको? ये पूरब में जो स्थित है असम में सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को कनेक्ट करता है। ये सबसे ईस्ट वाला पार्ट सिलचर और जो वेस्ट वाला पार्ट है वो क्या हो गया? पोरबंदर हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन है? देखिए ये भी कंफ्यूजिंग है। जैसे जो इन्होंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन, जबकि इन्होंने जो इंग्लिश में दिया था वो था इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट गैस पाइपलाइन पूछा था। तो अब इसका तो हिंदी ट्रांसलेशन होना चाहिए था अंतर्राज्यीय गैस पाइपलाइन, लेकिन इन्होंने पूछ लिया अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन, ठीक है। तो आपको इंग्लिश वाले पोर्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ऐसे क्वेश्चन गलत करते रहेंगे। तो ये जो इंटर स्टेट गैस पाइपलाइन है वो कनेक्ट करती है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर को। किसको? हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर को। एक्चुअली में ये उस समय का करंट अफेयर्स आया था, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये उसी को पूछ लिए थे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो डिफरेंट गुजरात, MP, राजस्थान, UP, हरियाणा और दिल्ली, कहाँ गुजरात, MP, राजस्थान, UP, हरियाणा और जो ये
नेशनल कैपिटल रीजन है, ये इन क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस गैस पाइपलाइन को बिछाया गया था, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन को। इसकी शुरुआत हो गई थी 1986 में, लेकिन जिस साल ये पेपर था उस समय कुछ इशू के कारण ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो ये वाला क्वेश्चन उसलिए उस समय पूछा गया था। ठीक है, भील जनजाति कहाँ से संबंधित है? अब देखिए ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन है। यहाँ पे हिंदी में पूछा गया भील जाति कहाँ से संबंधित है, लेकिन जब इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे में पूछा गया है कि मोस्टली फाउंड इन, जो पूछा गया भील्स इज अ ट्राइब फाउंड मोस्टली इन, मतलब कि मोस्टली ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। ये पाए जाने तो ये राजस्थान में भी पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी कुछ पाए जाते हैं, कुछ इनमें से हिस्सा आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये हमसे जानना चाह रहे हैं कि मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली पाए जाएंगे इन चारों ऑप्शन में से किसमें? राजस्थान में। इनकी संख्या राजस्थान और एमपी में बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पे यदि एमपी होगा एमपी करेक्ट करेंगे, नहीं तो आप इसको राजस्थान टिक करेंगे। ठीक है, बाकी यदि ये क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा होता कहाँ से संबंधित है, तो आप इसमें से छत्तीसगढ़ भी सही हो सकता था, झारखंड भी सही हो सकता था, राजस्थान भी सही होगा, लेकिन जब आप इसके इंग्लिश वाले वर्जन को पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि फाउंड मोस्टली इन। ठीक है, कौन सी सड़क और राजमार्ग परियोजना भारत की केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं वित्त पोषित है? अब देखिए केंद्र द्वारा दो तरह की योजनाएं लाई जाती हैं। एक योजना होती है केंद्रीय प्रायोजित योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजना, और एक होती है केंद्रीय क्षेत्रक योजना, केंद्रीय क्षेत्रक योजना। अब ये केंद्रीय प्रायोजित योजना होती है, ये पूरी तरह से मतलब केंद्र द्वारा लाई जाती है और पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ केंद्र द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना होती है, इसमें केंद्र के साथ साथ कुछ हिस्सा राज्यों से भी पैसे का लिया जाता है। जैसे 90-10 का समझौता हो गया कि 90% पैसा केंद्र देगा, 10% राज्य देंगे। हो सकता है 60% केंद्र दे और 40% राज्य दें, ऐसा कुछ प्रावधान हो सकता है। लेकिन जो ये प्रायोजित योजनाएं होती हैं, ये 100% पैसा इसका कौन देता है? केंद्र देता है। ठीक है, तो ऐसी एक परियोजना का नाम है भारतमाला परियोजना। क्या है? भारतमाला परियोजना। ठीक है, भारतमाला परियोजना कब आई थी? जुलाई 2015 में आई थी। कब आई थी? ये जुलाई 2015 में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामुद्रिक जल के 1 लीटर में कितना औसतन क्षारीय तत्व की मात्रा होती है? कितने क्षारीय तत्व की मात्रा होती है? तो वो होती है 35 ग्राम पर लीटर की। कितने की? 35 ग्राम पर लीटर की। इसको लिखते कैसे हैं? 35 और नीचे की ओर 2 डॉट लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है, इस वाले का मतलब होता है 35 ग्राम, और जो ये 2 डॉट होता है इसका मतलब होता है पर 1000 की बात हो रही है। यदि यहाँ पे सिर्फ एक डॉट होता है तो इसका मतलब होता है, देखिए जब हम लिखते हैं ना परसेंटेज, यानी कि हमको पर 100 पे देखना होता है। जब ये 2 डॉट लगा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि पर 1000 पे बात हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम में हो सकता है कि कभी ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी कुछ घुमा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। बैथुलित भू आकृति की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? बैथुलित जो भू आकृतियां होती हैं वो ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती हैं। किसके कारण होती हैं? ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण होती है ना। देखिए जैसे जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, इसमें से लावा निकलते हैं, तो ये कुछ होते हैं कि लावा बाहर ही निकल आते हैं, कुछ होते हैं कि बाहर निकलने से पहले ही अंदर जम जाते हैं ना। तो ये अंदर जमने की ही प्रक्रिया से बनी हुई ये भू आकृति होती है। कौन सी? बैथोलिथ। इसकी क्वालिटी ये है कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में बैथोलिथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या ध्यान रखेंगे आप? पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में बैथोलिथ का काफी ज्यादा योगदान होता है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? जब आप जाएंगे नॉर्थ अटलांटिक और अमेरिका के बीच में देखेंगे तो वहीं पे आपको मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। निम्न में से कौन सी गर्म समुद्री धारा है? गर्म समुद्री धारा देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि पहली बात तो ये देखते हैं कि गर्म समुद्री धारा क्या होती है। गर्म समुद्री धाराएं वो धाराएं होती हैं
जो कि निम्न अक्षांश से यानी 0 डिग्री से उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री की ओर जो भी धाराएं प्रवाहित होती हैं ये गर्म जल धाराएं होती हैं, और जो भी धारा 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं हम लोग ठंडी जलधारा। ठीक है, तो ऐसे ही एक गर्म जलधारा का उदाहरण है कौन सा, गल्फ स्ट्रीम। कौन सी इसमें से है, गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है ये है क्या, गर्म जलधारा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, बाकी जो ये कुर्ली, लेब्राडोर, किनारी धाराएं हैं ये कौन सी हैं, ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, ठंडी जलधाराएं हैं। अब आप मैप में लोकेट करेंगे कि गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो कहाँ चलती है। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, जब आप मैप उठाएंगे आप देखेंगे कि जो ये अमेरिका के ईस्टर्न वाले हिस्से से ये गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्पन्न होती है और ये निकलते निकलते यूरोप तक चली जाती है, और ये यूरोप में मौसम करती है। यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यही जब गल्फ स्ट्रीम बढ़ते बढ़ते यूरोप तक पहुंचती है तो वहाँ पर के मौसम को थोड़ा सा गर्म करने का काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय भूमध्य रेखा कहाँ पर स्थित है। ऊष्मीय भूमध्य रेखा का मतलब हो गया कि यहाँ पर थर्मल इक्वेटर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये 0 से 5 डिग्री के बीच की जो लाइन होती है इसको बोला जाता है कि थर्मल इक्वेटर लाइन। तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये इक्वेटर लाइन की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। टकला मकान मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा जो ये चीन का जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। चीन में जब आप इसको मैप में लोकेट करेंगे तो आप देखेंगे चीन में जो ये पश्चिम की ओर वाला एरिया है यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया वहीं पे आपको देखने को मिलेगा टकला मकान, और उसको हम सेंट्रल एशिया का पार्ट मानते हैं, तो इसलिए इसका क्या आंसर हो गया, सेंट्रल एशिया यानी कि क्या, मध्य एशिया। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये जैसे ये टकला मकान हो गया। ठीक है, ये टकला मकान के जो दक्षिण में यहाँ पे है कुनलुन पर्वत पाया जाता है। क्या, कुनलुन पर्वत। इसके पश्चिम में क्या है, पामीर का पठार है। ठीक है, उत्तर में क्या है, तिएन सिएन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नॉर्थ में क्या है, तिएन सिएन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस स्थान पर वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी भी वस्तु का भार निकालते हैं तो क्या होता है, W बराबर m/g। मास तो हर चीज़ का सेम रहता है, सिर्फ चेंज होता है g, यानी कि जहाँ पर g का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वही तो सब मतलब कि वहाँ पे ही वेट मैक्सिमम होगा। अब जब आप पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी पर g की वैल्यू, तो जो ये इक्वेटोरियल रीजन होता है 0 डिग्री पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है ना, जी की वैल्यू सबसे कम होती है। जब आप पोलर रीजन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, पोलर वाले रीजन में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर। अब बात आई है इंदिरा गांधी नहर की, तो ये कहाँ से निकलती है, ये बना हुआ है सतलज नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सतलज नदी से। अब जहाँ से निकली होगी एक बैराज बनाया गया होगा, बांध बनाया गया, उस बांध का नाम रखा गया हरिके बैराज। क्या, हरिके बैराज। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इंदिरा गांधी नहर कौन कौन से स्टेट में प्रवाहित होती है, तो ये प्रवाहित होती है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है, और इसका जो मेन उद्देश्य ये है कि थार के मरुस्थल वाले जो रीजन है वहाँ तक हम पानी को पहुँचाने का काम इंदिरा गांधी नहर के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसमें जो ये पनामा नहर है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ने का काम करता है, ऑप्शन बी देखिए। जब आप देखेंगे तो ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका, दोनों के बीच में ये जो मिडिल अमेरिका है यहीं पे आपको पनामा देखने को मिलेगा। तो ये मिडिल अमेरिका जो है इसके ईस्ट में आपको मिलेगा कैरेबियन सागर। क्या, कैरेबियन सागर, और पश्चिम में देखने को मिलेगा आपको प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर और कैरेबियन सी को जोड़ने का काम करता है कौन, पनामा नहर। ठीक है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ने का काम करता है, स्वेज नहर आप देखेंगे तो जो ये अफ्रीका और एशिया जहाँ पे मिल रहे हैं,
तो यहाँ पर आपको मिस्र जो देश है यानी इजिप्ट, उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। क्या? भूमध्य सागर। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा रेड सी देखने को मिलेगा। क्या? रेड सी। तो ये भूमध्य सागर और रेड सी को जोड़ने का काम करता है कौन सा? स्वेज नहर। ठीक है, आप इन सब को आप एक बार मैप में लोकेट कर लेंगे ताकि आपका क्वेश्चन श्योर हो जाए जब भी दोबारा क्वेश्चन बने। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? यूपी स्पेशल में हमने इस क्वेश्चन को देखा हुआ है। यूपी स्पेशल में हमने देखा था ना कि कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को टच करता है, तो उस राज्य का नाम है क्या? यूपी। यूपी टोटल 9 स्टेट को टच करता है, मतलब 8 स्टेट को टच करता है, एक यूनियन टेरिटरी को करता है और एक देश यानी एक कंट्री यानी नेपाल को भी टच करता है। एक देश यानी वो नेपाल हो गया। 8 स्टेट में जो टच करता है वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को टच करता है और एक यूटी को टच करता है। वो यूटी का क्या नाम है? दिल्ली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। पृथ्वी की सतह के अंदर पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? देखिए, जब कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जब इसमें से मैग्मा, जब ये मैग्मा अंदर की ओर होता है जो ये, तो इसको बोलते हैं मैग्मा। जब ये बाहर निकलकर ऐसे बहने लग जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लावा। तो जब तक वो अंदर है तो क्या बोलेंगे हम? इसको मैग्मा बोलेंगे। जो पिघली हुई चट्टान है अंदर की ओर है तो मैग्मा है, बाहर निकल आई तो क्या हो गया? वो लावा हो गया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, रिफ्ट घाटी का स्वरूप होता है। देखिए, रिफ्ट घाटी बनता कैसे है कि ये भ्रंशन के पश्चात बनता है। क्या? भ्रंशन के पश्चात बनता है। जैसे ऐसे कोई एक 2 प्लेट हैं, 2 एक मिट्टी के टुकड़े हैं, यदि इनके बीच का जो हिस्सा है यदि वो धंस जाए तो यही बन जाएगी क्या? रिफ्ट घाटी। क्या बन जाएगी? रिफ्ट घाटी बन जाएगी। यानी कि 2 फाल्ट के बीच में ही ये बनता है रिफ्ट घाटी। ठीक है, क्या बनता है ये? रिफ्ट घाटी। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही हो गया। दुनिया की जो सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी है वो क्या है? अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है वो है। ठीक है, इसमें दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे तंजानिका झील है वहीं पर स्थित है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। कौन सा ग्रह उच्चतम घनत्व रखता है? सबसे ज़्यादा जो घनत्व, हाईएस्ट डेंसिटी है इन चारों ऑप्शन में, वो है पृथ्वी की। किसकी है? पृथ्वी की। ठीक है, और जो न्यूनतम घनत्व होता है, जितने भी ग्रह हैं उनमें जो न्यूनतम ग्रह वो है शनि का। किसका है? शनि जो ग्रह है उसका न्यूनतम घनत्व होता है। उसका घनत्व होता है 0.687, यानी कि 1 से कम है, यानी इसका घनत्व पानी से कम है। तो यानी यदि हम इसको पानी में डाल दें शनि ग्रह को तो ये पानी में तैरेगा। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी पे तैर सकता है, तो वो बोलेंगे आप शनि ग्रह है। ठीक है, और जो पूछेगा कि हाईएस्ट घनत्व कौन से ग्रह का है तो वो पृथ्वी का है। ठीक है, अपवहन शब्द किससे संबंधित है? देखिए, अपवहन के कंसेप्ट को समझना, जैसे ये कोई एक जगह है, यहाँ पे मिट्टी बालू कुछ भी पड़ा हुआ है, हवा चली, हवा आएगी तो ये इसको उड़ा करके ले जाएगी। जो यहाँ पे धूल मिट्टी है धीरे धीरे इसको उड़ा के ले जाएगी ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपवहन। क्या बोलते हैं? अपवहन। अपवहन यानी किससे संबंधित है? एयर के एक्शन से संबंधित, वायु की क्रिया से संबंधित घटना है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद ज्वार भाटा की घटना कब होती है? बृहद ज्वार भाटा तब ही आता है जब या तो पूर्णिमा के दिन हो, क्या होता है? पूर्णिमा के टाइम हो, या तो अमावस्या को टाइम हो। क्यों इसी दिन आता है? क्योंकि इस दिन क्या होता है कि जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं ना, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो उस दिन मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम ज्वार और भाटा की स्थिति बनती है। तो यानी कि ये उसी दिन आएगा जिस दिन पूर्ण चंद्र दिवस होगा, यानी फुल मून
डे होगा ये उसी दिन आएगा, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो गया, पूर्ण चंद्र दिवस पे, तो यानी ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जीव से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बताया था कि आपको इसे ध्यान रखना है, हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो। देखिए फिर से मिला है। पहली बात तो ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये किस लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हंगुल यानी कश्मीरी स्टैग जो होता है ये यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। निम्न में से कौन एंथ्रोपोजेनिक बायोम का उदाहरण है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है, जैसे एक सब्जेक्ट का नाम सुनते होंगे ना आप, एंथ्रोपोलॉजी, तो यानी कि वो मानव से संबंधित होता है। ऐसे ही वो क्या था, एंथ्रोपोलॉजी है, और ये क्या, एंथ्रोपोजेनिक यानी एंथ्रो मैच हो रहा है। एंथ्रो जहाँ भी आएगा यानी कुछ इंसानों से संबंधित बात हो रही है, ठीक है। इसका जब भी आपको कुछ भी ना समझ में आए तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक बनाया करिए, जिससे आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएँ। तो जैसे बात हो रही एंथ्रोपोजेनिक, तो आप इसको एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्ट करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी में मानव से संबंधित विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं, कुछ उससे संबंधित उनके रहन सहन, खान पान, उनकी गतिविधियों को देख रहे हैं। ऐसे ही एंथ्रोपोजेनिक बायोम का मतलब होता है जो मनुष्यों द्वारा जिनमें हस्तक्षेप किया जाए या उनमें बदलाव किया जाए, ऐसे बायोम को बोलते हैं हम एंथ्रोपोजेनिक बायोम। तो इन चारों में से जो जिसमें मनुष्य हस्तक्षेप करता है या उसमें बदलाव करता है, वो अपने फसल भूमि में, जहाँ वो खेत की जुताई बुआई करता है, उसमें ही बदलाव करता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लाया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब ले आया गया, 1973 में। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो गई, तो इसमें कभी कभार पूछ सकता है कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है कब ले आया गया। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में ले आया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और उसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रोजेक्ट रेड पांडा कब ले आया गया था। प्रोजेक्ट रेड पांडा तो ये 1994 में ले आया गया था, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बनता है, वो होता है कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब आया था। क्या प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब आया था, ठीक है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मिलेगी, पिन वैली, ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ये भी शायद दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यानी कि जो ये रटने वाले क्वेश्चन हैं, यदि आप इनको ध्यान से समझें तो ये अधिकतर हो रहे हैं ऐसा कि उनमें से कुछ न कुछ रिपीट हो जा रहे हैं। तो यदि आप जो रटने वाले क्वेश्चन हैं, यदि आप इनको, ये जो PYQ में आए हुए हैं, यदि इनको रटे रहेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो दोबारा से या फिर उससे आसपास चीज़ें देखने को मिल जाए, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो 24वें का क्या सही हो गया, ऑप्शन सी। अब बात हो रही है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये लगभग साल भर बर्फ, मतलब कि ये बर्फ से कुछ टाइम पर ढका रहता है, ठीक है। जब ये बर्फ से ढका रहता है तो ये यहाँ पे आपको हिम तेंदुआ जो पाए जाते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, हिम तेंदुआ पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइबेरियन आइबेक्स पाया जाता है। क्या, साइबेरियन आइबेक्स पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखें कि क्वेश्चन इसमें इस तरह से बन सकता है कि क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से हिम तेंदुआ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और एक आध ऑप्शन में आपको दे देगा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, 3 कोई और ऑप्शन दे देगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से दोबारा पूछा जा सकता है, ठीक है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बात हो रही किसकी, किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ भी हिम तेंदुआ पाया जाता है, हिम तेंदुआ यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखेंगे। अब दो बार बात हो गई हिम तेंदुआ की, तो देख लेते हैं कि ये जो IUCN लिस्ट होती है, IUCN डेटा की रेड बुक लिस्ट होती है, उसमें हिम तेंदुआ को कौन सा स्थान दिया गया। तो हिम तेंदुआ को IUCN की लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति का स्थान दिया गया। क्या माना गया, इसको लुप्त प्राय प्रजाति माना गया है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, हो सकता है ये वाला भी फैक्ट वो पूछ लें, ठीक है। आज हमने कितने क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
चलते हैं। थैंक यू।